नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आज फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे में आपको स्वागत करता हूं। आज के दिन जो हमारा मेन काम है वो बजट को विभिन्न वर्गों के संदर्भ में देखने का प्रयास करेगा। इस पहली कड़ी में हम आज बात करेंगे मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग वो वर्ग जो महत्वाकांक्षाएं रखता है, जो अनुशासन में महत्वाकांक्षाएं रखता है, जो नियमों में महत्वाकांक्षाएं रखता है, जो भावनाओं में महत्वाकांक्षाएं रखता है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। चाहे उसके ऊपर कितना भी भार आ जाए, वो हंसता हुआ अपने सपनों को पूरे को करने में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहने की कोशिश करें तो वो अपने लक्ष्य को लगातार साधने का प्रयास करता रहता है। एक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग लगातार तरक्की उन्नति करने का प्रयास करता रहता है और समाज से उसका संघर्ष चलता रहता है। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझना चाहेंगे कि जो है ये मध्यम वर्ग किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है एक प्रभाव डालने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार मध्यम वर्ग के साथ अब तक क्या हुआ, केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्ग के बारे में क्या विचार रखे जाते हैं, इसको हम पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू देखने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी चार पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं या चार बड़े जो है समूहों के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब पार्टियां अकेले तो लड़ नहीं रही हैं, एक समूह के रूप में लड़ती हैं और पॉलिटिकल एजेंडा में हम इन्हीं समूहों की चर्चा करते हुए इन्हीं समूहों की चर्चा करते हुए वर्ग विशेष के संदर्भ में देखने की प्रयास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अवेयरनेस जो है लोगों की जानकारी को बढ़ाना, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वित्तीय सेक्टर या धन के उपार्जन या धन को कमाने के सेक्टर के बारे में हम या क्षेत्र के बारे में धन के कमाने के क्षेत्र के बारे में संघर्ष की कहानी को देखते हैं। मध्यम वर्ग की ही आज हम बात करेंगे। मध्यम वर्ग को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 2020 के बाद से अगर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर आई है तो मध्यम वर्ग की आई है। उसको समझने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि मध्यम वर्ग क्या है। मध्यम वर्ग जो है उसे कहते हैं जो सेवा क्षेत्र से ज़्यादातर जुड़ा होता है। वो अपनी सेवाओं के बदले जो है धन प्राप्त करता है। इन सेवाओं में हम विभिन्न प्रकार की सरकारी, गैर सरकारी, IT और विभिन्न प्रकार की जो है सेवाओं को रख सकते हैं। परंतु दिक्कत अब ये हो गई है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पे लगातार चोट हो रही है और एक्सपोर्ट लगातार घटे, फिर अब एक्सपोर्ट बढ़ना चालू हो गए हैं। परंतु सर्विस का सेक्टर अलग ही तरह से काम करता है, क्योंकि इसमें दो तरह की डिमांडें होती हैं। एक इंटरनेशनल डिमांड जिसको हम IT सेक्टर से जोड़ के देखते हैं, IT सेक्टर एंड ITS, IT और IT से रिलेटेड सर्विसेज, और दूसरा हम देखते हैं एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज के लिए, जिसमें हम उत्पादन को जो है वस्तु उत्पादन पर विशेष बल देते हैं। मध्यम वर्ग इन दोनों ही सेवाओं में भारी मात्रा में जुड़ा रहता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां सेवा क्षेत्र और वस्तु निर्माण के क्षेत्रों से ही पाई जाती हैं और इन सेवाओं के बदले मध्यम वर्ग को बहुत सारी जो है धन की प्राप्ति होती रहती है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि मध्यम वर्ग की सबसे पहले आवश्यकताओं को देखते हैं। मध्यम वर्ग की पहली आवश्यकता होती है मकान, दूसरी आवश्यकता होती है वाहन, तीसरी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य, चौथी आवश्यकता होती है समाज। इन चार आवश्यकताओं की हम बात करेंगे। यहाँ पे समाज के ऊपर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे समाज का केवल हम एक हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, जिसका है सामूहिक स्वास्थ्य व्यवस्था। सामूहिक स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ मेरे इस पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम में समाज का अर्थ यही है और स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जिसमें हम न्यूट्रिशन को लेते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषण को लेते हैं और उस आधार पर देखते हैं मकान। कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब नौकरी करना चाहता है तो वो अपना निजी मकान लेना चाहता है। उस निजी मकान को लेने के लिए वो नौकरी को अपनी गिरवी रख करके बैंकों से लोन लेता है। अब जब बैंकों से लोन लेता है तो तरह तरह की उसको समस्याओं का सामना बीते 3 सालों में किया जाने लगा है।
ब्याज की कमी है, परंतु सैलरीज कट हुई हैं और सैलरी कट हुई है, उसकी जगह दिक्कत हुई है, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। वाहन, कोरोना की वजह से वाहनों में निवेश बढ़ा है, क्योंकि अब आदमी खुद के व्यक्तिगत उससे चलने कोशिश कर रहा है वाहनों से चलने के लिए। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम, खास करके आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो उससे थोड़ा सा राहत जरूर है। पर बाकी और सर्विसेज के लिए तो उनको, बैंकिंग सर्विसेज है और सर्विसेज है, उनके लिए तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे चिंता हुई है, कोरोना है, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और उससे उभर के आने में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। हमने देखा है कि योगी सरकार की इस बात में तारीफ होगी कि लखनऊ के विभिन्न जो फर्जी मेडिकल हॉस्पिटल थे उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, बहुत सारे लोगों का पैसा बचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन स्वास्थ्य पे खर्च भी इधर विगत 3 सालों में बढ़े हैं। और समाज में हमारा सबसे पहले बात है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जो है सरकारी फैसिलिटेशन या सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बार बार इस बात को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कहा जाने के बाद मध्यम वर्ग में एक नई जोश की जो है उम्मीद जगी। उसने जोश से काम करने के लिए सोचा। तरह तरह के स्टार्टअप्स हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में रखा और उसको हम लगातार देखते आ रहे हैं। पर क्या यह महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की और उनके साथ जुड़े युवा वर्ग की, क्या मध्यम वर्ग को कुछ एक्स्ट्रा पुश कर पा रही है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए? तो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। इधर बीच हमने ये भी देखा है कि लगातार जो है ब्याज की दरों में लगातार परिवर्तन होने के बावजूद एक अलग ही तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिलता है। अब जो है रीपेमेंट के ऊपर लगने वाले जो विभिन्न फंड हैं उसके ऊपर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कभी आप किस्तें नहीं जमा कर पाते हैं तो आपके ऊपर अब ज़्यादा सर्च चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब हम अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इन 4 चीज़ों के ऊपर कोशिश करेंगे कि विभिन्न पार्टियों की राय हो। मकान के संबंध में मध्यम वर्ग को समर्पित कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई किसी भी तरह से इनको छूट देने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि सरकार नहीं दी। और इन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये युवा विरोधी पार्टी है। और इसी तरह से बसपा ने भी बताया है कि वो किस तरह से वो करेगी। लेकिन बीजेपी का अपना एक विजन है। विजन ये है कि उनको वर्तमान के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का इस बात को क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ कि अकाउंटेंसी से भाई देश नहीं चलता, अकाउंटेंसी से कुछ नहीं होता। ये जो आपका एक फिजिकल डिफिशियंट 7% के आसपास था कोविड टाइम में लगभग, उसको लेकर के आपने मन में जिस तरह की भावनाएं बढ़ाई हैं, ये इससे काम नहीं चलता। आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, तभी जा कर के आपकी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आएगी। और इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि जो है ये आकांक्षाएं जो है पूरी नहीं हो पाई। मैं और भी वित्तीय सुधार चाहता था मध्य वर्ग के लिए, खास करके छूट के आंकड़े को, आयकर में छूट के आंकड़े को बढ़ाया जाता। ठीक है, टैक्स थोड़ा सा एक और स्लैब हम बता सकते हैं, 50 लाख तक का टैक्स के लिए एक स्लैब और बना सकते थे, जिसमें हम 35% के 30+5% चार्जेस के ले सकते थे कि 5% से ज़्यादा उनको कोरोना चार्जेस देना पड़ेगा। और एक कर कोरोना कर या उपकर के रूप में भी मैं उसको देखना चाहता था, क्योंकि इससे ये होता है कि भाई आपके पास डायरेक्ट कोरोना से लड़ने के लिए या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक डायरेक्ट फंड उपलब्ध हो जाता। लेकिन सरकार शायद इस पॉपुलर पॉलिसी के चक्कर में जो है इसको करने में संकोच कर रही थी। विजन प्लान के हिसाब से इन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ खास दिया नहीं है। उनका कहना है कि भाई सबको मिल करके ही साहस करना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इसमें विविधताएं बड़ी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां औद्योगिकरण और अच्छी मिट्टी के कारण उपजाऊ और कृषि भी क्षेत्र भी काफ़ी संपन्न है, वही रोहेलखंड, अवध और पूर्वांचल और स्पेशली बुंदेलखंड में इसकी स्थिति कमज़ोर हो रही है। बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं अभी भी धरातल पर तेज़ी से लागू नहीं हो पा रही हैं, इन्हीं आर्थिक समस्याओं के कारण। विजन प्लान में मेरे हिसाब से तो इनको एक्स्ट्रा फंड जनरेट देना चाहिए था, खास करके उत्तर प्रदेश में
क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं का विस्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको लेकर के मूलभूत परेशानी को समस्या के लिए समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास करने का प्रयास किया, कोशिश किया, प्रयास करने का प्रयास किया या कोशिश किया, इन दोनों बातों में थोड़ा सा एक समझने का फेर हो जाता है। प्रयास होता है एक बंदर का प्रयास, एक शेर का प्रयास। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है अभी भी सीटों के बंटवारों में ही फंसे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। आम आदमी और मध्य वर्ग के लिए उन्होंने कोई भी पुरजोर वो नहीं किया। जिस तरह से हम लालू प्रसाद यादव को बिहार में देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि बिहार को कितनी नई ट्रेन दी, कितनी जनसाधारण ट्रेन दी, कितना क्या दिया और बिहार के लोगों के लिए क्या किया है, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अभी तक इस बजट की क्रिटिसाइज नहीं की। अभी तक ये बजट मध्यम वर्ग के लिए कोई खास चीज़ें लेकर के नहीं आ रहा है। अब हमारा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है मध्यम वर्ग के लिए, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि केंद्रीय सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे जो नियम कानून बनाए वो बहुत ही ढीले ढाले बनाए। 2007 से क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेज़ी से भारत में बढ़ा है और आज क्रिप्टो करेंसी खास करके मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग और कुछ हद तक किसान वर्ग, उच्च किसान वर्ग जो है वो लगातार इस कार्य में अपना धन निवेश कर रहा है और केंद्र सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आपको क्रिप्टो करेंसी को जो है 30% टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। 30% टैक्स लगाने से आप ये साबित करना चाहते हैं, हतोत्साहित करना चाहते हैं कि लोग वो ना करें। लेकिन इससे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी की जो है मार्केट को देखने का जो है एक कमेटी बनानी चाहिए थी। उस कमेटी का अध्ययन रिपोर्ट करते तो उस कमेटी से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस समय की आर्थिक संपन्नता से जोड़कर देखे जाने वाली करेंसी के रूप में उभरी है और सरकार लगातार इससे बचने का प्रयास कर रही है। मेरी तो योगी और मोदी गवर्नमेंट से यही अपील है कि लगातार जो है वो काम करें और इसके ऊपर अच्छे खासे नियम बनाएं, क्योंकि मध्यम वर्ग का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी लग रहा है। हालांकि और भी लोग काफ़ी निवेश कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, पर मेरे को सरकार से बस एक ही चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीरियस नोट में आप अध्ययन दल बनाएं, पार्लियामेंट्री अध्ययन बनाएं, राज्य अपने अध्ययन दल बनाएं और इसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी आप कोई बढ़िया जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करें, एक योजना प्रस्तुत करें ताकि सरकार कुछ आगे बढ़ सके और आम जनता को राहत हो सके, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार इसमें हो जाता है। और मेरे को उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है लगातार हमें विमर्श करते रहना पड़ेगा और सरकार से मैं उम्मीद करूंगा, वित्त मंत्रालय से भी मैं उम्मीद करूंगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्रिप्टो करेंसी को हतोत्साहित न करने की जगह थोड़ा सा इसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करें। और ये जो 30% का जो आपने टैक्स लगा दिया है इसको देखें, इसको मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप इसको थोड़ा कम करें, रेगुलेशन को और मॉनिटराइज करें। इसके लिए अगर बैंकों की एक लंबी जुगाड़ की ज़रूरत है तो उसको भी पूरा करने का कष्ट करें। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें तरह तरह की मार्केटों के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको गवर्न कौन कर रहा है। गवर्निंग प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्निंग प्रॉब्लम को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मुझे अफसोस है कि चारों की चारों पार्टियां इस विषय पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मौन है। इसके लिए मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे। इसके साथ आज का हमारा पॉलिटिकल एजेंडा इन्हीं बातों पर जो है ख़त्म होता है। लेकिन जानते हैं ख़त्म होने से पहले हम एक रेटिंग देते हैं और इस बजट को मध्यम वर्ग के अनुसार रेटिंग देने का हमारा काम आ गया है। और इस बजट को रेटिंग देने के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी को 5.5 अंक देने का कष्ट किया है, क्योंकि भाई कांग्रेस का कोई थिंक टैंक होता है, उसी थिंक टैंक के वो करता हूँ।
अंडरडॉग पार्टी बीएसपी की रणनीतियां सरकार में आने के बाद ही क्लियर होती हैं। और जिस समय इनका सरकार था 2007 से लेकर 2012 तक, उस समय ना ही कोविड था और ना ही इस तरह की वित्तीय समस्याओं का सामना आम मध्यम वर्ग करता है। इसलिए मैं बीएसपी को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरडॉग रखते हुए, अंडर करंट मानते हुए बाईपास करता हूँ। बीजेपी को मैं यहाँ पे 2 अंक देना चाहूँगा, क्योंकि इनको भारतीय नई वित्तीय व्यवस्था को खड़ा करने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पर नियंत्रण लगा करके ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विभिन्न माध्यमों पर नियंत्रण लगा सकते हैं। पर ये सरकार थोड़ा सा इसमें अध्ययन बल का कमी दिखाई, लेकिन ये सरकार मजबूत सरकार है। मेरी इससे उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी के आधार पर और मध्य वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने पर ध्यान दे, ताकि मध्य वर्ग आपसे जुड़ करके इस देश के विकास के पहिए को खींच सके। समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड जिस तरह का है, इसके लिए मैं 10 में से 4 वर्ग देता हूं। चूँकि मध्यम वर्ग समाजवादी पार्टी का कोई खास वर्ग है नहीं, और उसका कारण ये है कि अभी फ़िलहाल पिछले 5-6 सालों से ही मध्य वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है अखिलेश यादव ने, इसलिए इनको मैंने 10 में से 4 दिया है। और मुझे ये उम्मीद है कि अब एक वर्ग विशेष के रूप में मध्य वर्ग को अपनी उचित सम्मान मिलेगा और उनके लिए उचित कार्य होते ही जाएंगे, और ताकि वो इस देश की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और इसी के साथ मैं पार्थ कौशिक आपसे आज के पॉलिटिकल एजेंडा में विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।